वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। यानी कि आज से हम लोग क्या करेंगे कि तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड 20-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो आपका बिहार बोर्ड का इंटर का जो एग्ज़ाम है 2025 में होने वाला है, उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो हम बुक का लेंगे और कुछ ग्रामर का लेंगे। तीनों लैंग्वेज से रिलेटेड 20-20 क्वेश्चन लेंगे और लेने के बाद जो उस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसका प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को जाँचेंगे कि हम कितने पानी में भी है। और इसी के ज़रिए हम क्या करेंगे, एक-एक तो टॉपिक भी ऐसा इसमें अटैच करने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर का जो भी टॉपिक है या कवायद का या हिंदी व्याकरण का, उसको हम क्वेश्चन के ज़रिए ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। अगर आपने अपने जुड़ा हुआ है इस चैनल से तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं जुड़ा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए और आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। और अगर इंटर से रिलेटेड या मैट्रिक्स बोर्ड्स बिहार बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, अब वो लैंग्वेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। लेके आया हूँ मैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है ना, स्क्रीन के ऊपर कि सी डैश बी एबव 40। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वो जो है 40 से ऊपर है। अब यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, कौन सा हम यहाँ पे बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ब। इसमें से कौन सा वर्ब इस्तेमाल सही तरीका से किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सी यानी वह डैश बी एबव 40, यानी कि वो जो है 40 से यानी 40 से ऊपर होगी। तो अब ऊपर होगी, इसका सेंस निकल के आ रहा है। तो नीड का मतलब ज़रूरत है, यूज मतलब प्रयोग करना, और टू मतलब इसी से रिलेटेड हो गया जाके। तो यहाँ पे जब एवब की बात हो रही है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है जो फ्यूचर टेंस के अंदर में इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि यहाँ पे आपका ये जो बताया गया है नीड, है ना। तो नीड जो है ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो वैसे कंडीशन में आप नीड का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, और टू का मतलब प्रयोग करना, यूज टू का मतलब प्रयोग करना। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, ग्रामर का ही क्वेश्चन लिया गया इंग्लिश के अंदर कि प्लीज गिव मी, है ना, डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, है ना। कि प्लीज गिव मी यानी कृपया मुझे दे, डैश केक यानी केक की यहाँ पे की का यहाँ पे जो डैट इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए जो इस्तेमाल किया है, जो कि, है ना। ऑन मतलब है टेबल पर है, तो जो केक टेबल पर है वो मुझे दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी खास चीज के बारे में बात कर रही है। जब किसी खास चीज का जब बात आ जाता है तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि आर्टिकल का यहाँ पे बताया जा रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल का यूज करने के लिए बताया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करते हैं कि आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आर्टिकल क्या चीज़ होता है और आर्टिकल को कितनी तरीका से यूज किया जाता है। तो देखिए हमारे पास जो आर्टिकल की अगर बात करें हम, तो मेरे पास 3 गो आर्टिकल है, ए है, उसके बाद जाके एन है, तो ये एक ही मानेंगे। ठीक है, एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप की अगर बात करें तो द आता है। ठीक है, ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपको काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यानी जिस नाम को हम गिन सकते हैं उसके साथ दा का भी यूज कर सकते हैं, और जिस नाम को हम गिन नहीं सकते हैं उसके साथ हम दा का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे सिर्फ
काउंटेबल नाउन हो, उसी में से हम गिन सकते हैं। वो भी काउंटेबल नाउन हो, साथ में सिंगुलर होना चाहिए है, ठीक है। अगर प्लूरल है तो फिर आपका यूज ए एन का यूज नहीं हो सकता। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि द का यूज जो है दोनों कंडीशन में किया जा सकता है, यानी कि काउंटेबल में भी अनकाउंटेबल में भी, ठीक है। और ये जो होता है यानी कि जो चीज एक तरीका से खास चीज को इंडिकेट करने के लिए द का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी चीज दुनिया में एक है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द का इस्तेमाल कर लेंगे। जो प्रॉपर दुनिया के अंदर एक चीज है ना, उसके साथ हम क्या करेंगे, एक दा का इस्तेमाल करेंगे, ओनली फॉर दा का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ आता है तो फिर हम उसके साथ ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल ये आता है कि एन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करें और ए का इस्तेमाल कहाँ पे करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए का जहाँ पे हम एन का इस्तेमाल जहाँ पे करना है तो आपको हिंदी के स्वर को देखना है। हिंदी का जो स्वर आता है यानी कि ओ, आ, है ना, हर्षई, दुर्गई, ये जो आता है, इससे अगर आपको आवाज यानी साउंड निकल के आ रहा पहले लेटर का, तो इसका मतलब है कि वहां पे हम क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपका उच्चारण जो है, ठीक है, यानी तलफ्फुज अगर आपका पहले लेटर का आपका व्यंजन से आ रहा है, यानी कि आप हम कह सकते हैं कि को से लेके ज्ञ तक में अगर कोई भी लेटर का अगर आवाज निकल के आ रहा है तो इसका मतलब है कि हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये तो बात ये कहा गया है कि केक है, तो केक यहाँ पे किया गया है कि गिव मी, है ना, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दे डैश केक दैट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। तो वो केक मुझे दे जो टेबल पे है, तो किसी खास केक के बारे में बात कर रहा है। केक तो बहुत सा है लेकिन एक खास केक के बारे में बात कर रहा है जो एक टेबल पे रखा हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, खास के लिए आपको पता चल गया है कि हमको दा का इस्तेमाल करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं प्लीज गिव मी, है ना, कृपया मुझे दे द केक, यानी कि वह केक जो है ना इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि द टीचर, अब देखिए यहाँ पे किसी खास टीचर के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी हम किसी खास चीज को इंडिकेट करेंगे तो उससे पहले हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो द टीचर, एक टीचर के, वो टीचर के बारे में बात हो रही कि दैट द लेसन, है ना, यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुनना। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे यस्टरडे का बात किया गया है, यहाँ पे देखिए टीचर भी है तो टीचर का तो यूज कतई होगा नहीं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ ही गया। सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आना चाहिए। तो वर्ब आपके पास 3 गो वर्ब है, एक ये भी है, दूसरा विल टीच भी है, यानी थॉट यानी सेकंड फॉर्म हो गया। विल टीच यानी टीच जो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म है, यानी V1 है, ये आपका V2 है। और हैड थॉट, इसका मतलब है कि हेड लग के बन गया, तो ये आपका V3 आ गया, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको द टीचर, है ना, डैश द लेसन यस्टरडे, कि वो जो टीचर जो थे पढ़ाते हैं कल का लेसन को, है ना, कल जो लेसन पढ़ाया गया था, है ना। तो यहाँ पे टीचर के बारे में बात हो रही है। तो यस्टरडे आ गया, आपको देख लीजिए, ये आपको वर्ड को आपको याद रखना है कि यस्टरडे, जब भी ये यस्टरडे की बात होती है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस पास्ट में है, और जब पास्ट में है तो फ्यूचर का कहीं पे जुगाड़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पास्ट है ये, और ये भी दिखाता है तो आपको आप पास्ट फॉर्म को दिखाता है, तो वो भी आपको क्या करना है कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, थॉट आ जाएगा। इसलिए द टीचर द लेसन यस्टरडे, है ना, कि टीचर जो पढ़ाते हैं पाठ को कल, है ना, कल पढ़ाए थे, है ना, जो कि टीचर जो कल क्या करते हैं, पढ़ाए थे लेसन को। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यस्टरडे आ गया, इसलिए हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपको यस्टरडे नजर आ जाए आपको क्या करना है, V2 का इस्तेमाल आप कर लीजिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, यानी कि आपको सही वर्ड चुनना है, जो जो वर्ड आपका सही है। अब यहाँ पे विटामिन है, फिर से यहाँ भी विटामिन लिखा है, यहाँ भी विटामिन, यहाँ भी विटामिन, यहाँ भी विटामिन, लेकिन देखना है कि इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है तो कौन सा लेटर से बनना है, जो
आपका सही है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो विटामिन का जो हो जाता है, तो विटामिन लिखा जाता है VITAMIN विटामिन, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, है ना। तो 4 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो यस्टरडे आ गया। अब जैसे ही यस्टरडे आ जाए, अभी हमने ऊपर बताया था कि जैसे यस्टरडे आ जाए आप V2 को ढूंढ लीजिए। तो इसमें V2 कौन है, ये तो V1 आ गया, ये आपका V4 है ना। ING वाला V4 होता है, टू है ना, टू गो। तो ये तो आप बेसिक फॉर्म के अंदर जाना जाएगा, तो इसको टू गो वाले में रख सकते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। ये टू वाला वर्ब हो गया। अब लेकिन वेंट, गो का जो वेंट होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आना चाहिए यस्टरडे आई डैश, यानी कल मैं खरीदा, है ना, बाय ब्रेड, यानी कि जो है जाऊंगा, है ना, मैं गया, टू बाय खरीदने, है ना, यस्टरडे यानी कल, आई डैश यानी वेंट, मैं गया, टू बाय खरीदने, ब्रेड यानी, है ना, रोटी खरीदने मैं गया था। तो इसलिए यहाँ पे यस्टरडे आ गया, तो आपको डायरेक्ट देखते ही आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर V2 को आपको सेलेक्ट करके, इसलिए V2 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट इससे पहले भी बता दिया कि यस्टरडे जैसे नजर आए आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, V2 का इस्तेमाल करना। उसी तरीके से जब भी टुमारो का बात करेगा ना, है ना, टुमारो का जब भी बात करेगा, इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर का गया, तो सिंपल फ्यूचर को ढूंढ लेना, यानी विल वाला या सेल वाला आपका ऑप्शन में होगा, वही आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, एक यस्टरडे को रखना है कि जब भी यस्टरडे आएगा इसका मतलब V2 लगाएंगे, और जब भी ये आएगा तो विल के साथ आपका V1 जाएगा, ठीक है। इसलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा कि यू डैश, है ना, यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस, यानी कि आप या तुम, है ना, गए थे एक नए ड्रेस खरीदने के लिए टुमारो कल, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि आप जाओगे, है ना, जाओगे एक नया ड्रेस खरीदने के लिए, कब, कल। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ गया टुमारो, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल का इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, क्योंकि सेल तो है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये विल जो होता है ये फ्यूचर को दर्शाता है, डू जो होता है आपको प्रेजेंट को दर्शाता है, आपका डिड नॉट यानी कि ये डिड है, इसको हम डिड नॉट भी बोल सकते हैं या डिडेंट भी बोल सकते हैं, ये आपको पास्ट को दर्शाता है, ये पास्ट के लिए आता है। और हैड नोट भी इसे हम पढ़ सकते हैं या हैडेंट भी पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये भी हैड जो है आपको पास्ट को दर्शाता है, ठीक है। हैड हो या डिड हो ये आपको पास्ट को दर्शाता है, डू आपको प्रेजेंट को दर्शाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। विल और ये सेल तो आपको फ्यूचर को ही दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि चूज द करेक्टली, है ना, स्प्लिट वर्ड, यानी कि आपको सही वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसमें से सही वर्ड आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंट का स्पेलिंग क्या होता है, INTE, है ना, INTE। तो INTI हो गया, नहीं हुआ, INTE, ठीक है। डबल एल आई आना चाहिए, डबल एल आई नहीं है, यहाँ पे देखिए DLLIGENT, इंटेलिजेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका C सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट का सही स्पेलिंग क्या होता है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका C सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, वो सही सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई एम गोइंग नो, तो एम है, आई के साथ एम आता है, सही बात है। एम के बाद अगर लगाना तो V4 लगता है, ये भी सही है। और ये आपका टाइमिंग दिया हुआ पास्ट का ये करने के लिए, तो ये अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस हमको सही बुझा रहा है ना। लेकिन अभी फिर भी हम क्या करते हैं कि आपको और भी चीज़ देख लेते हैं। तो ये तो सही है लेकिन दूसरा भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आई, तो आई के बाद आपको देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये नहीं होगा, है ना। यहाँ भी देखिए आई गोन, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, ये V3 है, तो V3 है तो इससे V3 से पहले आपको हैड या हैव आना चाहिए, हैड भी आना चाहिए या हैज आना चाहिए, है ना, या हैव आना चाहिए, विल हैव आना चाहिए, या सेल हैव आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिए आई विल तो ठीक है, आई के साथ हम विल यूज कर सकते हैं, लेकिन विल के बाद जो इस्तेमाल होता है तो आपको क्या करना है, जस्ट इस्तेमाल जो करेंगे, प्रयोग जो करेंगे, तो वो V4 का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि V1 का इस्तेमाल होता है, जो यहाँ पे V4 का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका
नहीं होगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको याद रखना है कि जैसे कि जब भी आप देखिएगा तो ये आपका एम है ना, इज, एम आर, ये वाज, ये वर, है ना, या आपका विल तो रहे, लेकिन विल के बाद अगर वी है, सेल रहे, सेल के बाद वी, तब इस ये सब के बाद आपका क्या लगाना, V4 हमेशा आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। इससे पहले ना अगर सिर्फ विल है तो इसका मतलब है कि V1 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया। उसी तरीका से एक पॉइंट और यहाँ पे हम याद रख सकते हैं कि जब भी आपको डू नज़र आवे, आपको डज नज़र आवे, या आपको डिड नज़र आवे, है ना, तो ये आपको जब भी नज़र आए तो इसके साथ हमको क्या करना है, हमेशा V1 का इस्तेमाल करना है। ये टेंस में आपको काम आएगा, वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना है। तो ये जब भी डू डज डिड आपको नज़र आएगा तो उसके बाद अगर डैश पूछा जा रहा है तो इसका मतलब V1 का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब जब भी एक चीज़ और यहाँ पे भी देख ले, जब भी हैज़ हो या हैव हो, है ना, या आपका हैड हो, या आपका विल हैव हो, या आपका शेल हैव हो, ये जब भी आपका आएगा इसका मतलब है कि इसके बाद हमेशा V3 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, इतना पॉइंट हमको याद रखना है। चलिए अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेल्टर डेला मेर मेक्स, तो वेल्टर मेडेरा मैक्स बनाता है अस हमें अवार ऑफ द, तो किसका अवार बनाता है। तो अब यहाँ पे देखिए किसके बारे में हमको जगाता है, वेल्टर अस जो है हमको किसके बारे में जगाता है, किसके बारे में बताता है। तो ये आपको देखना है। तो वेल्टर डेला मेर जो है आपको दिखाता है एक इन ह्यूमन, है ना, कंडीशनल ऑफ द मॉडर्न लाइफ के बारे में दिखाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 का आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका बुक का सवाल है इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे आपको सिर्फ सब ऑप्शन को क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि ये बुक का सवाल है, तो आपका एक फिक्स बात बता दिया जाएगा, है ना, वेल्टर डेला जो मेजर मेक्स एज द अवर ऑफ द, तो हमको किस चीज़ के बारे में हमें जो जागरूक करता है, तो वेल्टर डेला मैक्स जो है वो हमको इन ह्यूमन कंडीशनल ऑफ द मॉडर्न लाइफ के बारे में हमको अवेयर करता है, यानी कि जागरूक करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वां नंबर के क्वेश्चन में। 10वां नंबर का क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये आपका क्या है ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पोएट्री के अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये जो आपका पोएट्री है तो इज रिटन बाय, इसको किसने किसके द्वारा लिखा गया वो पूछ रहा है ना। अब देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है रिटन बाय, यानी इसके लेखक जो है यानी लिखने वाले जो है कौन है, वो चीज पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट क्या आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो लिखा था आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो आपका था ऑप्शन नंबर डी, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बर्ट्रैंड रसेल के बारे में बताया गया है ना। आपको पोएट्री सेक्शन बता दिया गया था ना, वो देखिए आप किस तरीका से पोएट्री से प्रोज से सवाल बन के आपके सामने आता है। ठीक है, तो ये आपका सवाल एक बन के आया था जो पोएट्री से रिलेटेड था, और इस तरीका से सवाल आपका बन के आएगा जो अभी हमने इससे पहले क्लास वाले में पोएट्री वाले सेक्शन में हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फिर से, वेल्टर डेला मेर वाज द बॉर्न इन, कि वेल्टर डेला जो था वो मेर था, है ना, बॉर्न मतलब पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, तो ये जो पैदा हुए थे 1873 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1873 में, है ना, 1873 में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम 12 नंबर के क्वेश्चन देखें तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ये कि मैकबेथ एंड, है ना, जूलियस, है ना, उसका स्क्वायर वाज द रिटन बाय, यानी कि ये आपका जो है मैकबेथ एंड और जूलियस, है ना, कैसर, केसर, जूलियस केसर, है ना, है रिटन बाय, यानी कि इसको किसने लिखा है। अब यहाँ पे आपको बताना कि ये किसने लिखा है, तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा कि, है ना, मैकबेथ एंड जूलियस, है ना, केसर जो लिखने वाले थे इसका नाम था, है ना, शेक्सपियर। क्या नाम था, शेक्सपियर, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, शेक्सपियर। ठीक है,
चलिए आप देख लेते हैं 13 नंबर का। यहाँ पे यह बताया गया कि इंग्लिश यूज्ड, है ना, इंग्लिश का प्रयोग किया जाता फ्रॉम द 15th सेंचुरी इन कॉल्ड, यानी कि जो अंग्रेजी को 15 शताब्दी से यूज किया जा रहा उस अंग्रेजी को क्या कहा जाता। तो 15 शताब्दी से जो अंग्रेजी यूज किया जा रहा था तो उसको कहा जाता, आपके सामने में क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द 15 द सेंचुरी इज कॉल्ड, यानी कि वो अंग्रेजी जो 15वीं शताब्दी से आ, चल रही है उसको क्या कहा जाता है, तो वह, है ना, वैसे इंग्लिश को बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। कौन सा इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ये कि H.E. Bates हैज रिटन द लेसन, कि H.E. Bates है रिटन मतलब लिखा गया, द लेसन तो कौन सा लेसन जो है ना, H.E. Bates लिखे थे। तो आप देख लीजिए H.E. Bates का, आप यहाँ पे हमने एक ट्रिक से पकड़ा था, है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका पोएट्री वाला पार्ट है। ई से था, तो ई से हमने आरती याद आया कि नहीं, आरती हमने बताया था, है ना, आरती, है ना, आरती इस तरीका से बताया था, जो प्रोज वाले सेक्शन में आपको बताया गया था। इसका मतलब है कि यहाँ पे से ये आपका द अर्थ को लिखने वाले थे, है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का क्या आ जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अगला लेसन क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि KN दारूवाला रिसीव्ड सत्य एकेडमी अवार्ड, है ना, तो 15 नंबर में ये कहा जा रहा है कि KN दारूवाला रिसीव्ड सत्या एकेडमी अवार्ड। तो KN दारूवाला जो प्राप्त किया था सत्या एकेडमी अवार्ड, तो कब प्राप्त किया था, है ना, तो इसका जवाब आपको हम यहाँ पे स्टार लगा के, यानी कि आप कह देते हैं कि इसका जवाब आप लोग खुद दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर, यानी कि आपका ये HW के तौर पे रहेगा। इसको क्या करना, CB के अंदर देना है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, इसका जवाब हम नहीं देंगे, आपको जवाब देना है। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट्स के अंदर। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप इसका जवाब दीजिएगा कि KN दारूवाला जो था रिसीव्ड सत्या एकेडमी अवार्ड कब प्राप्त किया था, तो उसके बारे में जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर देना है। चलिए अब हम देख लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, हु हैज, जो है कंपोज्ड द पोएम, तो यानी कि जो एक तरीका से पोएम को कंपोज्ड किया है, तो फायर हैमन, तो फायर हैमन पोएम को किसने कंपोज किया है ना, तो किसने कंपोज किया है, तो KN दारूवाला, किसने किया था, KN दारूवाला, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 का कि टूवर्ड ऑफ द साइलेंस इज द रिलेटेड, कि टूवर्ड जो है साइलेंस है ना, है, टूवर्ड ऑफ साइलेंस है रिलेटेड टू, टूवर्ड टूवर्ड ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है, तो ये एक पारसी से रिलेटेड है, किससे, पारसी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना, 17 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन केट्स, यानी जॉन केट्स जो था हैज रिटन बाय द पोएम, कि जॉन केट्स किसने कौन सा पोएम लिखे थे, तो जॉन केट्स जो पोएम लिखे थे वो ओडे ऑफ ऑटमन लिखे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन है, वेल्ट वाइट मैन वाज एन डैश, ए या एन, यानी कि वेल्ट वाइट मैन जो था, जो एक डैश था, इंडियन पोएट था, या आपका अमेरिकन पोएट था, या ब्रिटिश पोएट था, या रशियन पोएट, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि ये जो था एक अमेरिकन पोएट थे, यानी कि अमेरिका का एक कवि था, है ना, वेल्ट वाइटमैन जो था एक अमेरिका का कवि था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है कि आ सन नोट इज अ पोएम, है ना, अ सन नोट है अ पोएम डैश लाइन, है ना, कि एक जो सन्ना जो है ना सन्नेट जो है इज अ पोएम, जो एक जो पोएम है वो कितनी लाइनों का है, तो ये चीज आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि असन है ना, असन्नेट इज अ पोएम ऑफ डैश लाइन्स, कि असन्नेट इज जो पोएम है तो आपका कितने लाइनों में लिखा गया है, तो वो आपका 40, है ना, 14 लाइन में लिखा गया है, यानी कि 14 लाइन में लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब चलते हैं, ये था टोटल 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन मतलब किस लैंग्वेज का है, उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये था इंग्लिश का क्वेश्चन, जो आपका 20 को क्वेश्चन था, हमने उस पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एक दो को टॉपिक के ऊपर भी हमने, आर्टिकल के ऊपर भी देख लिया था, कुछ वर्ब के ऊपर देख लिया, टेंस का क्वेश्चन भी देख लिया हमने, बुक का 10-12 क्वेश्चन था उसको भी हम देख लिए हैं। अब हम उर्दू के ऊपर चलते हैं। तो उर्दू के ऊपर जैसे चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि फरतुल्ला बेग, है ना, मुलाजमत से कब सबक सबक दुरुस्त हुए थे। तो फरतुल्ला बेग जो थे मुलाजमत से सबक दुरुस्त हुए थे 1942 ईस्वी में। कब हुए थे? 1942 ईस्वी में। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन देखें तो खाका, है ना, नजीर अहमद की कहानी डैश पहली मर्तबा किस रसाले में शामिल हुए थे। तो नजीर अहमद की कहानी जो खाका है ना, तो सबसे पहले नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी जवानी जो एक खाका है, तो ये पहली मर्तबा किस रसाले में शामिल हुए थे। तो ये जो हुए थे उर्दू में शामिल हुए थे। किस में हुए थे? उर्दू में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखे, तो निजामी बांसुरी किसकी तसनीफ है। तो निजामी बंसूरी पूछा जा रहा है कि किसकी तसनीफ है। तो निजामी बंसूरी जो तसनीफ है वो ख्वाजा हसन निजामी की है। किसकी है? निजामी बंसूरी किसकी तसनीफ है? ख्वाजा हसन निजामी की। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपका हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि बाज पुराने लफ्जों की हकीकत, है ना, किसका मजमून है ना। बाज पुराने लफ्जों की हकीकत किसका मजमून है। तो ये आपका, है ना, सैयद मोहम्मद सैयद सुलेमान नदवी का। किसका? सैयद सुलेमान नदवी का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। सवाल है 5वें नंबर का कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम है। तो सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था, ऑप्शन नंबर बी में आपको लगाना है, सैयद अबू हसन। सैयद अबू हसन, सैयद अबू हसन, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम था सैयद अबुल हसन। इसलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी। तो वजीर आगा की पैदाइश जो हुई थी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि वजीर आगा की पैदाइश कब हुई थी। तो वजीर आगा की पैदाइश जो हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। कब? 1922 में हुई थी। इसलिए अब क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि मोन्टो के, है ना, मोन्टो के वालिद का क्या नाम था। तो मोन्टो के वालिद का नाम क्या था। मोन्टो के वालिद का क्या नाम था। तो मोन्टो के वालिद का नाम था ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ख्वाब गुलाम हसन। ख्वाब गुलाम हसन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मोन्टो के वालिद का नाम क्या था। तो ख्वाब गुलाम हसन था। उसके बाद जाके 8वें नंबर का क्वेश्चन देखे तो, है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज, है ना, कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसका क़याम कब हुआ था। तो उसका क़याम जो हुआ था वो 1800 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। अहमद जमाल पाशा ने कब मैट्रिक पास किया था। तो अहमद जमाल पाशा कब मैट्रिक पास किया था। तो अहमद जमाल पाशा जो थे मैट्रिक जो पास करे थे वो 1950 ईस्वी में किए किए थे। कब किए थे? 1950 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बागो बहार किस किताब का तर्जमा है। तो बागो बहार जो है आपका किस किताब का तर्जमा है। तो बागो बहार जो जो तर्जमा है वो किस्सा चार दरवेश का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, ये किस्सा, है ना, चार दरवेश की कहानी का है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जेल में से, है ना, इस मार्फा कौन है। इस मार्फा कौन है, ठीक है। तो देखिए जामिद एक, है ना, इसमें, है ना, जामिद है ना, जामिद के 2 अक़साम होते हैं, जिसमें से इसमें जामिद के 2 अक़साम होते हैं। इसमें जामिद के कितने अक़साम होते हैं? 2 अक़साम, जिसमें से एक इस्म मार्फा होते हैं, मार्फा होते हैं, दूसरा इस्म नकड़ा होते हैं। तो मार्फा के मतलब एक, जो एक नाम को ज़ाहिर करे। जो चीज़ दुनिया में एक है उसको इस्म मार्फा कहेंगे। नकरा वो कहेंगे जो एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा, एक से एक से ज़्यादा है। अब इसमें देखिए, ऐसा नाम जो एक से ज़्यादा लफ्ज़ को दिखाए, इसका मतलब है
कि वो इसम नकरा है, जो सिर्फ एक ही नाम को जाहिर करे, जो चीज़ दुनिया में एक है उसको हम मार्फा के अंदर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ पटना, तो पटना तो एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब 1 हो जाएगा। अब जैसे शहर, शहर तो बहुत सा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये नहीं होगा, ये नखरा के अंदर जाएगा, यानी कि नकरा के अंदर जाएगा। जैसे नदी, नदी भी बहुत सा है, गंगा, यमुना, है ना? ब्रह्मपुत्र है, कोसी नदी है, तो 1 से ज़्यादा है, ये इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये नकरा है। मुल्क, तो देश भी देख लीजिए, बहुत सा है, हिंदुस्तान है, अमेरिका है, नेपाल है, चाइना है, बहुत सा देश है, बांग्लादेश है ना? सऊदी अरब है, बहुत सा देश है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? नकरा के अंदर रखेंगे, ठीक है? ये आपका इसमें मार्फा नहीं होगा, इसमें मार्फा आपका क्या हो जाएगा? पटना, जो कि एक चीज़ है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 12 के ऊपर दिखाई दे रहा है ना? कि कवायद के कितने हिस्से होते हैं? तो कवायद के 5 हिस्से होते हैं। कवायद के कितने हिस्से होते हैं? कवायद के 5 हिस्से होते हैं। कवायद के 5 हिस्से होते हैं। उसके बाद देखिए हुर्फ मुरक्कब की कुल तादाद कितनी है? तो हुर्फ मुरक्कब की कुल तादाद आपका देखिए हुर्फ के जो 2 अक़साम को दो तरह से बाँटा गया है। एक का नाम रखा गया मुफ़रद हुर्फ, दूसरे का नाम रखा गया मुरक्कब हुर्फ। मुरक्कब मुफ़रद हुरूफ की संख्या अगर तादाद देखा जाए तो 37 लेके चलेंगे और मुरक्कब हुरूफ की अगर तादाद देखा जाए तो हम 15 लेके चलेंगे। अब इसकी पहचान ये होती है, इसके अंदर जो आता है बे में हे लगा, यानी जिस हर्फ के अंदर हे लग गया, ये वाला हे, इसका मतलब है कि वो आपका मुरक्कब है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ को दिखा रहा है। इसकी तादाद कुल 15 है, ठीक है? मुफ़रद यानी कि अलिफ ये मुफ़रद है, जैसे ले लिया मीम ये मुफ़रद है यानी अकेला है, जैसे हमने ले लिया लाम ये मुफ़रद है, जैसे हमने ले लिया सीन ये आपका बड़ी सीन ले लिया, इसका मतलब है कि ये आपका मुफ़रद है ना? लेकिन वैसे जैसे ले लिया चे में हे लगा छे, इसका मतलब है कि ये देखो चे भी है और हे भी है, एक से ज़्यादा आ गया, देखिए हे आ भी गया, इसका मतलब है कि ये मुरक्कब है, ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका यानी कि टोटल 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15, ठीक है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 को जैसे देखते हैं तो हमको पता ये चलता है, सवाल ये कह रहा है कि अहमद की टोपी काली है। ये कहा जा रहा है कि अहमद की टोपी काली है, इस जुमला में सिफ़त की निशानदेही कीजिए। तो सिफ़त क्या होता है? किसी भी इस्म का यानी जो आपका नाम है, उसके अंदरूनी और बैरूनी कैफ़ियत को ही सिफ़त कहा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे से पूछा गया कि सिफ़त कौन-सा है? तो अहमद तो आपका इस्म है क्योंकि अहमद एक नाम ठीक है? टोपी, टोपी भी एक इस्म है क्योंकि ये भी नाम है ना? तो अहमद अब ये इस्म है तो कौन-सा इस्म है? मारिफ़ा अभी हमने पढ़ाया था, है ना? कि जो चीज़ एक है दुनिया में वो मारिफ़ा है। टोपी, टोपी तो बहुत सा है तो ये इस्म नकरा के अंदर आ जाएगा, है ना? अब काली, काली ये आपका क्या है? आपका ये सिफ़त है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर दिखाई दे रहा है कि इनमें से नून ज़ाहिर कौन है? तो नून ज़ाहिर के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि नून के 2 अक़साम होते हैं। नून के 2 अक़साम होते हैं, एक का नाम है नून ज़ाहिर, एक का नाम है नून ज़ाहिर, एक का नाम है नून गुन्ना। एक का नाम नून ज़ाहिर, दूसरे का नाम नून गुन्ना। नून ज़ाहिर वो करते हैं जो दिखाई देते हैं, है ना? नून गुन्ना वो होते हैं जो दिखाई देते हैं, है ना? दिखाई देते हैं, जो दिखाई देते हैं, है ना? जो दिखाई देते हैं और जो दिखाई दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं ये वाला नून जब भी रहेगा यानी बूँदा वाला नून जब भी रहेगा वो नून ज़ाहिर होगा। अब बगैर बूँदा वाला जो नून रहेगा उसको हम नून गुन्ना के अंदर रखेंगे, ठीक है ना? अच्छा कभी-कभार क्या होता है कि नून गुन्ना जो यानी कि जब अलिफ की आवाज़ देती है तो वो भी अलिफ नून जो है आपका गुन्ना के अंदर आता है, ठीक है? इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नून पे बूँदा है, इसमें देखिए बूँदा नहीं, यहाँ भी बूँदा नहीं है, यहाँ बूँदा है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नहीं है, देख लीजिए, है ना? लेकिन यहाँ पे कान, यहाँ पे बूँदा है, इसका मतलब है कि आपका यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 में क्वेश्चन नंबर ये कह रहा कि शायर की जमा क्या होगी? तो शायर की जमा पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको ये देखना है कि तादाद जो होता है ना? एक टॉपिक है और ये तादाद का मतलब होता है गिनती। एक तादाद को 2 अक़साम में बाँटा गया जिसका नाम है एक का वाहिद, दूसरे का नाम है जमा, है ना? तो वाहिद के माने होता है 1 और जमा के माने होता है 1 से ज़्यादा,
जमा के मतलब क्या होता है, जैसे देखते हैं ना, एक से ज़्यादा। ठीक है, उसी में से टॉपिक में से आया है, तो शायर की जमा क्या हो जाएगा, शायरा हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ये हमजा भी आएगा, है ना, इस तरीका से होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीका से मस्जिद की जमा मसाजिद, है ना, मंदिर की जमा मनादिर, है ना, किताब की जमा कुतुब, है ना, इस तरीका से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 में ये कहा जा रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि चांद का मुतरादिफ लफ्ज क्या है। तो चांद का मुतरादिफ, मुतरादिफ के माने क्या होता है? मुतरादिफ के माने अगर देखा जाए तो होता है माने, हम माने अल्फाज, यानी एक जैसा माने देने वाले को। तो एक जैसा लफ्ज है, यानी माने देता हो, लफ्ज अलग हो लेकिन माने एक ही जैसा देता हो, उसी को मुतरादिफ कहा जाता है। अब जैसे चांद है, तो चांद को तो हम आसमान नहीं कह सकते, चाँद को हम तारा नहीं कह सकते, चाँद को हम सूरज नहीं कह सकते, लेकिन चाँद को हम महताब कह सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चाँद का मुतरादिफ क्या हो जाएगा, महताब। ठीक है? हाँ, फिर हम सूरज को हम बोल सकते हैं, सूरज को क्या कह सकते हैं, खुर्शीद कह सकते हैं, है ना? वही रहता खुर्शीद, है ना? चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि वह नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? है ना? जो भी कोई भी शख्स है और उसके जो है खूबी की वजह से या कोई काम अच्छा कर दिया हो या कोई बुरे काम कर दिया हो, जिसके वजह से उसका कोई नाम दे दिया गया हो, वैसे नाम को ही क्या कहा जाता है? वैसे नाम को लक़ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक़ब कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तखल्लुस उसको कहा जाता है जब शायर इस्तेमाल करते हैं अपने नाम के साथ। कुन्नियत वो होता है वो जो अपने माँ के नाम से या बाप के नाम से या बेटी, बेटा किसी के नाम से जब इंसान ये हो जाता है आपका कुन्नियत। कुन्नियत एक उर्फ़ नाम होता है, ये कुन्नियत, है ना? तो कुन्नियत एक तरीक़ा से आपके बेटा के नाम से या किसी अ, बेटी के नाम से, बेटा के नाम से या अपने वालिद या वालिदा के नाम से मशहूर हो जाते हैं, वैसे नाम को ही क्या कहा जाता है? कुन्नियत कहा जाता है। जैसे इब्न मरियम, है ना? उम्मे कुलसूम, तो ऐसे नाम को हम क्या कहेंगे? कुन्नियत की मिसाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है यहाँ पे कि वह लफ्ज़ जिससे वह लफ्ज़ वह लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे क्या कहलाता है? जब भी काम की बात होती है तो आपको दौड़ के जाना चाहिए फ़ेल के पास, क्योंकि फ़ेल का मतलब होता है काम करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। फ़ेल का माने क्या होता है? काम करना, काम करना, है ना? लक़ब आपने ऊपर देख लिया था कि कोई भी शख़्स है जो अच्छा कारनामा करे या किसी काम की वजह से या खूबी की वजह से उसको जो नाम दे दिया जाए वो लक़ब है या अमाम दे देता है ये नाम, ठीक है? कुन्नियत आपको पता चल गया है, बेटी के नाम से या बेटा के नाम से जो मशहूर हो जाते हैं वैसे नाम को कुन्नियत के अंदर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है जो उर्दू का है, ठीक है? अब देख लेते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 20 नंबर में किताब की जिन्स क्या होगी? है ना? तो किताब अब देखिए जीन्स यहाँ पे देखते हैं, तो जीन्स के 2 अक़साम होते हैं, एक का नाम है मुज़क्कर, दूसरे का नाम है मुअन्नस। मुज़क्कर को ही कहा जाता है तज़कीर, इसको कहा जाता है मुअन्नस को कहा जाता है तानीस, ठीक है? यानी कि ये एक तरीक़ा से मुज़क्कर तज़कीर जो होता है, ये एक तरीक़ा से नर होता है, ये आपका मादा होता है ना? मादा होता है ना? तो अब यहाँ पे से जिन्स 2 ही तरह का होता है। तो यहाँ पे किताब का जिन्स पूछा जा रहा था, तो किताब का जिन्स जो हो जाएगा, आपका मुअन्नस हो जाएगा। ठीक ना? इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन उर्दू का। हमने 20 क्वेश्चन इंग्लिश का डिस्कस किया, हमने 20 क्वेश्चन उर्दू का डिस्कस किया। अब चल के हम चलते हैं 20 क्वेश्चन हिंदी का देख लेते हैं। जिस भी बच्चे का अगर 2 पेपर इसमें से तो कंपल्सरी रहता है। अगर कोई बच्चे का इंग्लिश होगा, तो हो सकता है कि उसका साथ में हिंदी या उर्दू होगा। कोई बच्चा उर्दू लिया होगा तो साथ में आपका इंग्लिश होगा या तो हिंदी होगा, है ना? कोई हिंदी लिया होगा तो इस तरीका से होगा। तो ये वीडियो आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। ठीक है?
चलिए अब चल लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन को। हिंदी का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर हिंदी का दिखाई दे रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे, है ना, वो पेशे से क्या थे, यानी किस तरीका का वो काम करते थे। तो ये जो पेशे से थे वो एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। दूसरा क्वेश्चन है कि उसने उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो ये जो लहना सिंह है ये किस कहानी का है? तो ये उसने कहा था एक कहानी है, उसी का एक कैरेक्टर है, यानी किरदार है। और ये कहाँ का रहने वाला थे? तो ये था मांझे का रहने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ का रहने वाला था? मांझे का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जयप्रकाश नारायण का जो ताल्लुक था वो छात्र आंदोलन से था। किससे था? छात्र आंदोलन से। ये कब हुआ? तो कब किया था उसका नेतृत्व, है ना, 1974 में। तो छात्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो 3 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 नंबर का कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह जो दिनकर थे उसके पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह के दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। उसके बाद देखिए सच्चिदानंद या हीरानंद, है ना, वात्स्यायन अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। ये उसका पूरा नाम है। तो कहाँ हुआ था, है ना। इसको आप लोगों को कमेंट में इसका भी करके जवाब आपको देना है। सीबी हम यहाँ पे लिख देते सीबी, है ना। कमेंट्स बॉक्स में इसका जवाब देना है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपको यहाँ पे ये बताया कि ओ मेरे सपने, एक शीर्षक एकांकी किसकी रचना है। ये ओ मेरे सपने शीर्षक है, शीर्षक कहाँ एकांकी है। ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जगदीश चंद्र माधुर। ऑप्शन नंबर बी, है ना। और मेरे सपने शीर्षक एकांकी किसकी रचना थी? तो जगदीश चंद्र माधुर, है ना। इसलिए चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोहन राकेश का जो जन्म हुआ था वो जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जंडी वाली, है ना, जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। उसके बाद देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। 8 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा कि राधा रसकेली किसकी रचना है। राधा रसकेली किसकी रचना? तो राधा रसकेली जो रचना है वो सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की। ऑप्शन नंबर 8 का 1 हो जाएगा, सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 में कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। हनुमान बाहु बाहुक रचना कितने छंदों की है। तो हनुमान बाहुक रचना रचना जो है कितने छंदों की है। तो ये आपका 44 छंदों की है। कितने की है? 44 की है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 44 की। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहा जा रहा, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे। तो ये जो चिंतामणि त्रिपाठी है और मतीराम, ये दो ठो नाम यहाँ पे कैरेक्टर दिया गया है कि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के कौन थे। तो भूषण के ये भाई थे। क्या थे? ये भाई थे। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा, इसके भाई थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 में कौन जल का पर्यायवाची है। तो जल का पर्यायवाची बोला जाता है। पर्यायवाची का मतलब वही होता है ना, एक जैसा माने देने वाला लफ्ज, है ना, एक जैसा माने देने वाला शब्द। तो पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची जो होता है वो नीर भी होता है, तोय भी होता है, वीर भी होता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सभी है। जल का और भी ले सकते हैं, है ना, जल का पानी भी ले सकते हैं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका क्या कह रहा है कि अनुराग का विलोम क्या होगा। तो अनुराग विलोम का मतलब उल्टा उल्टा होता, तो अनुराग का विलोम जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में बात किया तो देखिए संज्ञा एक तरीका से नाम होता है। दुनिया में जो भी नाम है जिसका नाम हमने रख दिया वो सारा का सारा संज्ञा है। संज्ञा के 5 गो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर एक तो और लिखने की हम कोशिश यहाँ पे करें तो द्रव्यवाचक। ठीक है, ये आ गया। तो ये 5 गो वाचक है ना। व्यक्तिवाचक ये होता है कि हम यहाँ पे से ऐसे याद रख सकते हैं जो दुनिया में एक है, जो दुनिया में एक जो दुनिया में एक है ना। जैसे रक्षाबंधन, तो देखो रक्षाबंधन एक त्योहार है, त्योहार तो बहुत है लेकिन उसमें से एक ही को रक्षाबंधन का बात हुआ। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए रक्षाबंधन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा है, तो ये तो एक ही है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही जवाब हो जाएगा कि रक्षाबंधन जो एक व्यक्तिवाचक है। ठीक है, लेकिन रक्षाबंधन क्या है? तो एक पर्व है। इसका मतलब है एक से ज्यादा है। जैसे एक से ज्यादा होगा इसका मतलब है कि वो आपका क्या बन जाएगा? जातिवाचक बन जाएगा। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा जातिवाचक, है ना। अब उसके बाद जाके अच्छा, यहाँ पे द्रव्यवाचक पहले से लिखा हुआ था तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम 5 नंबर में कह सकते हैं भाववाचक। क्या कर लेंगे? भाववाचक, भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक। वाचक, ठीक है। तो ये आपका जो चीज दुनिया में एक है व्यक्तिवाचक, जो एक से ज्यादा है वो आपका ये हो गया जातिवाचक। द्रव्यवाचक वो होता है जिसको नापा तोल हो जाता है ना। नाप तोल, नाप तोल, जैसे पानी दही, है ना, रोटी चावल आटा आलू प्याज, ये सब उसके अंदर आपका आ जाएगा द्रव्यवाचक के अंदर। समूहवाचक यानी ग्रुप में लेके चलना चाहिए। भीड़ का जैसे ही पता चले इसका मतलब है कि वो समूहवाचक है ना। समूह का मतलब है आप देख रहे हैं जैसे टोली, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं झुंड, जैसे हम बोल सकते हैं मेला, है ना। ये सब क्या है? जैसे हम बोल सकते हैं सेना, है ना, आर्मी, वही आ गया। ये सब समूहवाचक का पहचान है। भाववाचक वो होता है यानी जिसको ना देख सकते हैं, ना देख और ना छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है जैसे मित्रता, है ना। मित्रता ले सकते हैं हम, है ना। सुंदरता, वीरता, ये सब क्या है? इसको क्या हम देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ हम फील कर सकते हैं यानी अनुभव कर सकते हैं। उसी को भाववाचक कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे ये बताया जा रहा कि क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, घूसखोर में प्रत्यय है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय, जब भी प्रत्यय का जिक्र होता है तो वहां पे एक शब्द और आता है जिसका नाम है उपसर्ग। और उप से याद रखना, देखो पहले आया उल्लू। हमने कमल हिंदी जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि पहले उल्लू उड़ाए, उल्लू आया और यहाँ पे पतंग उड़ाया। ऐसे रखना है कि उल्लू आया, है ना, पहले उल्लू आया उसके बाद जाकर पतंग उड़ाया। तो जो पहले आया इसका मतलब उल्लू से मतलब याद रखना कि उपसर्ग। अब पतंग से याद रखना कि पड़ती है, यानी पहले उल्लू आया तो उपसर्ग हो गया, अब बाद में पतंग आया तो इसका मतलब है कि वो प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पे पूछा गया था घुसखोर, तो यहाँ पे खोर देखिए, खुश और यहाँ पे खोर, तो ये खोर बाद में आया। तो जब बाद में आया था पतंग तो वही चीज पूछा गया प्रत्यय कौन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आग में घी डालना, तो ये यहाँ पे आग में घी डालना का अर्थ पूछा जा रहा, तो यानी कि किसी के क्रोध को और भड़काना,
यानी गुस्से में कोई इंसान है उसी को और भड़का देना, वही हो गया आग में घी डाल कर बनना, है ना। कोई परेशानी में और परेशानी में डाल देना, चाहे कोई गुस्से में है, यहाँ पे तो देते किसी के क्रोध को भड़काना, गुस्सा में है और भी भड़का देना, वो आपका हो गया आग में घी डालना। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए, घाट घाट का पानी पीना। पूछा जा रहा है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी कि बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। उसके बाद देखिए आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर में ये कह रहा है जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वीणा पानी। क्या हो जाएगा, वीणा पानी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए लड़का आया था कौन सा काल है। तो यहाँ पे देखिए आया था की बात हुई, यानी कि ये भूतकाल की बात हुई, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 18 का एक सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना, जान लेना कि काल काल के 3 को प्रकार होता है, एक भूतकाल होता है, दूसरा भविष्य काल होता है, तीसरा आपका वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल का मतलब होता है मौजूदा, जो मौजूद है। इसकी पहचान हम रख सकते हैं कि है अगर हो लास्ट में लगा हुआ है आखिर में, या लगा हुआ हूँ, है ना। तो इसका मतलब है कि आपका यह है, ये आपका वर्तमान में है। फ्यूचर के लिए हम याद रख सकते हैं कि गा होना चाहिए आखिर में, या गी होना चाहिए, या गे होना चाहिए। अगर किसी वाक्य के अंदर में गागेगी लगा हुआ तो ये फ्यूचर टेंस के अंदर आ जाएगा, अगर नहीं है तो वो भविष्य के अंदर नहीं आएगा। भूतकाल के अंदर का याद रख सकते हैं कि था होगा, थी होगी, थे होगे, या आ होगा, या ई होगी, है ना। इस तरीका से अगर आ रहा वाक्य के अंदर में, जैसे कि एक मिसाल यहाँ पे लिखते हैं हम कि वह गया। अब देखिए ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब आ किस में आया था, यहाँ देखिए। इसका मतलब है कि ये जो पास्ट का है, यानी कि ये भूतकाल के अंदर आपका हो जाएगा। इसलिए लड़का आया था, लास्ट में था लगा हुआ, जो आपका क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें प्रथम पुरुष कौन है। ठीक है, देखिए पुरुष जो होता है ना, पुरुष के 3 प्रकार होता है। एक का नाम है यानी कि प्रथम, जिसको हम लोग फर्स्ट कहते हैं अंग्रेजी में। सेकंड यानी जिसको द्वितीय कहते हैं। तीसरा आपका थर्ड यानी तृतीय जिसको कहते हैं। तो प्रथम में वो बोलने वाला आता है, ये बोलने वाला आता है। तो कभी कदा सवाल ये भी रहता है कि बोलने वाले को क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। ये सुनने वाला। आइए इसके बारे में किसी के बारे में बात करना है, बात करना, है ना, जिस पे बात करना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला था प्रथम पुरुष, तो देखिए, तो प्रथम पुरुष वे लोग, तो वे लोग इसका मतलब है कि ये तो थर्ड हो गया, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। तुम सब यानी सुनने वाला है, तो ये तो सेकंड हो गया, ये भी नहीं हुआ। हम सब इसका मतलब है कि हम लोग बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। इसके ऊपर भी हमने डिस्कस कर लिया था। यानी को से लेकर ज्ञा तक, यानी को से लेकर ज्ञा तक जब व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ रहेगा इस तरीका से पूरा ज्ञा तक, तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसी को बोला जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। स्वर जो होता है आपका टोटल 12 है, जो आपका जैसे ओ आ हर्षई दुर्गई, ये आपका स्वर के अंदर आता है। शब्द आप जानते ही है ना। तो ये देखिए अब उसी तरीका से पद और शब्द एक ही होता है, लेकिन इस्तेमाल प्रयोग जो होता है दोनों का अलग होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कह दिए ना कि वह राम है, तो ये अभी जो वाक्य के अंदर देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पद है। एक पद, दो पद, तीन पद, इस तरीका से। लेकिन शब्द क्या होता है, तो इसको हम अलग हटा देते हैं। अब अलग से हम पूछते हैं ये क्या है, तो ये एक शब्द बन गया। ये क्या है, तो ये एक शब्द बन गया। वह क्या है, तो शब्द बन गया। लेकिन इसी एक वाक्य के अंदर जब पूछा जाए कि वह क्या है, तो इसका मतलब एक पद है। राम क्या है, तो एक पद है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे, और इसका आंसर की भी हमने यहाँ पे डाल दिया सारा चीज का। तो आप लोग इसका पीडीएफ आप लोगों को क्या करना है कि इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में आप लोगों को
व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप से, और वहाँ पे लिंक पे दिया रहेगा। उसके बाद जाके ये सेशन हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रहे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और ऐसा लगता है कि नहीं हमारे अंदर चेंजिंग ला सकता है, क्योंकि देखिए इस जगह पे अभी हम नए नए हैं, तो जिसमें मतलब कि बहुत सा चीज़ जो है अभी आपको गलती भी लगेगा और उसके बाद जाके ये भी होगा, कुछ अजीब लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम धीरे धीरे जो इसके अंदर चेंजिंग लाते रहेंगे। अगर मेरे अंदर कोई चीज़ कमी अगर आप लोगों को लग रही है तो वो आप लोग ज़ाहिर करके कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हाँ आप अपने अंदर ये चीज़ को चेंजिंग करें और ये इसमें बढ़ा